जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पिछले सप्ताह में द हिंदू और बाकी समाचार पत्रों में आए हुए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स की। उन्हीं में से कुछ एडिटोरियल्स की दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बने रहिए हमारे साथ इस लेक्चर में और देखते रहिए दोस्तों दिशा पब्लिकेशन के इस YouTube चैनल को। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते के एडिटोरियल से, और पहला एडिटोरियल जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों वो है डिसीज सर्विलांस सिस्टम। जी हाँ, डिसीज सर्विलांस सिस्टम की दोस्तों बात करेंगे, देखेंगे क्या चीज है ये, क्यों इसकी जरूरत है और क्या चैलेंजेस है इसके लिए भारत में, क्या इसका दोस्तों आगे यूज है और भारत में क्यों जरूरी है डिसीज सर्विलांस सिस्टम, किस तरह की बात दोस्तों इसके बारे में है, उस पूरी बात दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों अगर डिजीज सर्विलांस सिस्टम की हम लोग बात करें तो ये एक प्रकार का सिस्टमैटिक कलेक्शन है, ये एक प्रकार का एनालिसिस है, ये एक प्रकार का इंटरप्रिटेशन है किसका, ऑफ आउटकम स्पेसिफिक डाटा फॉर यूज इन द प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएटिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड द प्रैक्टिसेस। यानी हमारी सोसाइटी में जो भी हेल्थ पॉलिसीज चल रही हैं या जो हमारी हेल्थ प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उन सभी का दोस्तों आउटकम क्या निकल के आ रहा है, उनको इंप्लीमेंटेशन करने के बाद, उनकी प्लानिंग करने के बाद उनका एनालिसिस करना, उनका सिस्टमैटिक कलेक्शन करना या उनके लिए इंटरप्रिटेशन करना, ये सब चीजें मिलाकर ही दोस्तों सर्विलांस सिस्टम कहलाती हैं। यानी डिसीज सर्विलांस सिस्टम के लिए दोस्तों हम लोग ये बात कर सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तो ये दो की फंक्शंस पर काम करता है। कौन कौन से की फंक्शंस हैं? सबसे पहला अर्ली वार्निंग पोटेंशियल थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, यानी जो भी सोसाइटी के समक्ष आगे आने वाली स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके लिए पहले से ही एक अलर्ट जारी कर देना, पहले से ही एक थ्रेट वार्निंग जारी कर देना कि आगे ऐसी बीमारी या ऐसा कुछ स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं होने वाली हैं, उसके लिए सतर्क हो। और दूसरा प्रोग्राम मॉनिटरिंग फंक्शंस व्हिच मे बी डिसीज स्पेसिफिक और द मल्टी डिसीज इन नेचर, यानी जो भी दोस्तों बीमारियां आ गई हैं, जो भी स्वास्थ्य समस्याएं आ गई हैं, उनके लिए प्रोग्रामिंग करना, उनके मॉनिटरिंग फंक्शंस को करना, ये दो काम दोस्तों मेनली हम लोग डिसीज सर्विलांस सिस्टम में दोस्तों करने वाले हैं। सबसे पहला कि जो भी बीमारी आने वाली है उसका अर्ली वार्निंग तैयार करना, और दूसरा जब ऐसा कुछ हो जाता है तो उसके लिए बेटर मैनेजमेंट सिस्टम, एक मॉनिटरिंग फंक्शन दोस्तों तैयार करना। ये दोनों ही चीजें डिसीज सर्विलांस सिस्टम के अंतर्गत दोस्तों आती हैं। अगर बात करें दोस्तों तो हम लोग अगर देखें इसकी शुरुआत कैसे हुआ, तो दोस्तों जब सेकेंड हाफ चल रहा था 20th सेंचुरी का, तब स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी जो थी उसके इरेडिकेशन के लिए दोस्तों बहुत सारे मीजर्स अपनाए गए थे। वहां पर कई कंट्रीज ने दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस को समझा था। जब स्मॉल पॉक्स के दोस्तों बहुत सारे केसेस आना शुरू हुए थे, तब कई कंट्रीज ने इस बात को माना था कि हमारे पास ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो पहले से ही हमको सतर्क रखे, पहले से ही आगे आने वाली समस्याओं से हमको अवगत कराए, ताकि हम दोस्तों उसके लिए हमेशा तैयार रहें। और तब दोस्तों जब एवियन फ्लू फैला था 1997 में, उसके दौरान दोस्तों जो सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था, इसका दोस्तों आउटब्रेक हुआ था 2002-2004 में, और यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बूस्ट मिला था इस इमरजेंसी को फैलने में दोस्तों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों एक बात रही थी, जिसके बाद दोस्तों डिसीज सर्विलांस सिस्टम हमारे हाथों में आया, हमारे न्यूज में आया, और दोस्तों हमने इस पर काम करना शुरू किया। अगर बात करें दोस्तों भारत की, भारत में डिसीज सर्विलांस सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, तो 1988 में आपको मालूम होगा कोलेरा का आउटब्रेक दिल्ली में फैला था। उसके बाद दोस्तों सूरत प्लेग हमने 1994 में देखा, और वहां पर दोस्तों हमारी गवर्नमेंट को ये लगा कि हमारे पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए, और तब वहां पे नेशनल सर्विलांस प्रोग्राम फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस इन 1997 इसको दोस्तों बनाया गया। यहां पे दोस्तों अगर बात करें तो इस इनिशिएटिव को बनाया तो क्या, लेकिन बाद में दोस्तों इसको रूडिमेंटरी टिल इसको नाम बदल दिया गया, और इसका नाम दोस्तों हो गया इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलांस प्रोजेक्ट। और इसके तहत दोस्तों अब भारत में भी इस प्रकार के काम होने लगे। अगर बात करें इंटीग्रेटेड की यानी आईडीएसपी की, तो इसका मेन फोकस जो था वो था टू इंक्रीज द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डिसीज सर्विलांस, यानी सरकार के पैसे को, सरकार के फंड को बढ़ाना किस क्षेत्र में, डिसीज के सर्विलांस क्षेत्र में। साथ में अपनी जो लेबोरेटरी कैपेसिटी है उसको मजबूत करने में सरकार का ध्यान लेके आना, हमारे जो हेल्थ वर्कफोर्स है, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, उनको हर चीज के लिए ट्रेन करके रखना, उनको आगे के लिए ट्रेन करके रखना, और दोस्तों हमारे जो ट्रेंड एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं उनको यहां पर तैयार करना, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों तैयार करना। ये पूरी प्रोसेस को करने के लिए ही हमारे इस आईडीएसपी को बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही था। अगर बात करें 2004 से लेकर 2019 की, तो यहां पर दोस्तों हर एक साल यहां पर नया कुछ हमने किया। हमने इस आईडीएसपी को और ज्यादा हमने इसको मजबूत किया, बहुत सारे आउटब्रेक्स को हमने डिटेक्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में, और उसी का नतीजा है कि हमारे पास एक मजबूत स्वास्थ्य तंत्र दोस्तों यहां पर खड़ा हुआ है।
अगर दोस्तों बात करें हम लोग आईडीएसपी की, तो आईडीएसपी ने दोस्तों बहुत काम कराया कोविड 19 के समय। जी हां, जब कोविड 19 का पेंडेमिक स्ट्रक दोस्तों हमारे सामने आया, तो इंडिया ने इतना तेजी से रिप्लाई किया, इतना तेजी से हम अपनी चीजों को डिप्लॉय किया, चाहे वो दोस्तों एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो लेबोरेटरी कैपेसिटी हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो वैक्सीन हो, यानी इन सब चीजों में दोस्तों हमारे जो हेल्थ एक्सपर्ट थे वो रिस्पॉन्ड करने में कामयाब रहे, वो गाइड करने में कामयाब रहे। और दोस्तों वहां पर हमने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को बहुत ही तेजी से किया, और इसी वजह से भारत में अनकंट्रोल्ड सिचुएशन दोस्तों नहीं आ पाई। हालांकि कोविड 19 ने नुकसान बहुत किया हमारा, कई जान माल हमारी दोस्तों गई, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत ही तेजी से, अगर प्रीवियस ईयर्स की तुलना की जाए तो भारत ने बहुत ही तेजी से यहां पे रिस्पॉन्ड किया, जो काबिल तारीफ दोस्तों दुनिया में भी बना। हमारे इसी डिसीज सर्विलांस सिस्टम ने दोस्तों और हेल्थ डेटा रिकॉर्डिंग ने यहां पर रिपोर्टिंग सिस्टम को तैयार किया दोस्तों, और इसके मद्देनजर ही हमको दोस्तों ये फल मिला, हमको ये रिजल्ट मिला कि हम कोविड 19 में अच्छी तरह से हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। हालांकि नुकसान दोस्तों हुआ, बिल्कुल हुआ, हमने तैयारी करने में थोड़ा समय लिया, लेकिन यहां पर एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल पाया, क्योंकि हम कई वर्षों से दोस्तों इस फील्ड में हम लोग काम कर रहे थे। दोस्तों अगर बात करें की टूल्स की, एपिडेमियोलॉजी में जो हमारे की टूल्स हैं, अगर उनकी हम बात करें, तो हेल्थ डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दोस्तों, ये दो टूल हमारे निकल के आए, जिन्होंने दोस्तों हमें एपिडेमियोलॉजी में इतना आगे दोस्तों ले जाया गया। अगर दोस्तों यहां पर बात करें हम लोग फोर्थ राउंड ऑफ सीरो सर्वे की, तो केरला और महाराष्ट्र की हम बात करें, तो यहां पर दोस्तों हमने देखा कि हर एक दोस्तों 100 की बात करें तो यहां पर एक, केरला में और महाराष्ट्र की बात करें तो 12 इंफेक्शन दोस्तों पाए गए। जबकि दोस्तों बाकी प्रदेशों की बात करें तो वहां पर दोस्तों हर 100 पर हमें एक ही इंफेक्शन दोस्तों मिला कोविड 19 का। तो ये दोस्तों यहां पर शो करता है कुछ स्टेट के बीच में कंपैरिजन, जहां पर भी डिसीज सर्विलांस सिस्टम बेहतरीन तरीके से डेवलप है, अच्छा काम जहां पर हो रहा है, वहां पर दोस्तों इस प्रकार के इंफेक्शन हमें देखने को कम मिले, और जहां पर दोस्तों ज्यादा वहां पर वीक है, वहां पर दोस्तों इंफेक्शन हमें ज्यादा देखने को मिले। तो ये दोस्तों हमारे सीधा साधा यहां पर एग्जांपल है कि डिसीज सर्विलांस सिस्टम अगर हमारा मजबूत होगा तो दोस्तों हम पहले से ही चीजों को एक्सपेक्ट कर पाएंगे, पहले से ही चीजों को हम लोग देख पाएंगे। यहां पर दोस्तों हमें बात करनी चाहिए इस समय कि जो हमारा डिसीज सर्विलांस सिस्टम है, उसके साथ साथ जो हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन और वाइटल स्टेटस सिस्टम है, उसको भी दोस्तों यहां पर मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि दोस्तों जो डेथ्स हो रही है यहां पर, उनको देखते हुए अगर देखें तो हेल्थ कॉरिडोर में हमको इन सब चीजों की दोस्तों जरूरत है, इन दोनों पर ही हमें यहां पर काम करने की जरूरत इस समय है। दोस्तों एक शब्द आया था एपिडेमियोलॉजी, अगर इसकी बात करें तो क्या है एपिडेमियोलॉजी, इसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। ये एपिडेमियोलॉजी दोस्तों क्या है? इज द स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स एंड डिटरमिनेट्स ऑफ द हेल्थ एंड डिसीज कंडीशन इन डिफाइंड पॉपुलेशन। यानी हमारी जो एपिडेमियोलॉजी है और कुछ नहीं है, बल्कि एक स्टडी है, एक विश्लेषण है, किसका? जो बीमारियां हैं या जो हमारा स्वास्थ्य है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके पैटर्न का और उसका डिटरमिनेशन का। यानी पूरे सोसाइटी में जिस तरह के स्वास्थ्य स्तर हैं लोगों के, जिस तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिस तरह की बीमारियां फैल रही हैं, उन सबका एनालिसिस, उन सबकी स्टडी को ही दोस्तों हम लोग एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। इसका मुख्य मकसद होता है दोस्तों पब्लिक हेल्थ और शेप पॉलिसी डिसीजन। यानी जिस भी तरह की पॉलिसीज हमें बनानी है स्वास्थ्य सेवाओं में, वो पॉलिसी दोस्तों हम तभी बना पाएंगे जब हमें समस्या के बारे में पता होगा। अगर हम जान लें कि हमारी सोसाइटी में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हैं, किस प्रकार की समस्याएं, किस प्रकार की बीमारियां लोगों के बीच में हैं, तो उस तरह की योजनाएं बनाकर हम लोगों को उन स्वास्थ्य समस्याओं से दोस्तों बाहर कर सकते हैं। और ये काम करती है हमारी एपिडेमियोलॉजी। हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं वो यही करते हैं, पूरी सोसाइटी का दोस्तों जांचबीन करते हैं कि पूरी सोसाइटी में किस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, या किस प्रकार के हेल्थ लेवल यहां पर लोगों के हैं, क्या कमी है लोगों में, क्या न्यूट्रिशन कमी है, या जो भी चीजें हैं उन चीजों की दोस्तों पूरी जानकारी कर और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिससे हमारी जो सरकार है वो यहां पर जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस दोस्तों यहां पर करती है, जिससे एक अच्छा खासा फायदा दोस्तों हमें देखने को यहां पर मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों हम लोग भारत में, तो यहां पर देखिए एक चीज है, यहां पर दोस्तों नीड क्या है सर्विलांस सिस्टम की, उसकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीड जो है वो दोस्तों बेटर मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। जी हां, अगर हमारे पास एक सर्विलांस सिस्टम होगा जो हमें पहले से ही बता रहा है कि भाई अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ वर्षों में ऐसी समस्या आने वाली है, तो हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उनको उन चीजों के लिए तैयार कर सकते हैं दोस्तों जो आगे आने वाली समस्याएं हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो अगर हमें मालूम हो हमारे हॉस्पिटल्स को कि इन्फ्लुएंजा या निमोनिया या फिर डायरिया के सीजन दोस्तों क्या है, तो वो उनके लिए पहले से प्लान कर सकते हैं कि किस तरीके से उनको सर्च करा जाए, किस तरीके से इंश्योर किया जाए बेड्स को, किस तरीके से बाकी नीड्स को फुलफिल किया जाए। इसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स पहले से ही दोस्तों तैयार हो सकते हैं, अगर हमें मालूम हो कि ये बीमारियां कब कब कौन कौन से मौसम में दोस्तों बनती हैं।
यहीं पे दोस्तों बात करें तो सर्विलांस सिस्टम के द्वारा यहाँ पे हमारे जो इंक्रीज थ्रेट्स फ्रॉम द इंडियाज डाइवर्स नेचर, यहां पर दोस्तों एक बात बहुत यहां पर समझने वाली है, वो क्या कि भारत में अगर देखा जाए तो अभी की बात करें तो 1.3 बिलियन की यहां पर पॉपुलेशन है। वहां पर दोस्तों हमारे जो हेल्थ केयर है या फिर जो डेंस अर्बन पॉपुलेशन है, जो मल्टीपल कॉन्टेक्ट है विद डोमेस्टिक एंड द वाइल्ड एनिमल्स, फ्रीक्वेंट जो इंटरनल माइग्रेशंस हैं या फिर जो लाइफ डायस्पोरा है इंटरनेशनल एयरलाइंस का, दोस्तों ये सारी चीजें मिलकर भारत के ऊपर खतरे को बढ़ाती हैं। We are uniquely positioned to be the most at threat from indigenous and imported infection diseases। हमारा इतना बड़ा ग्रुप है, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, हमारे इतने लिंक्स हैं, यहाँ पर इतने लोगों का आना जाना है, हमारे कॉन्टेक्ट इतने ज्यादा हैं, इसीलिए भारत दोस्तों सबसे ज्यादा खतरे वाले देशों में आ जाता है। और इसलिए भी भारत में एक सर्विलांस सिस्टम होना चाहिए डिसीज के लिए, ताकि हम लोग पहले से ये पता कर पाए कि भाई कौन सी बीमारी आने वाली है या कौन सी चीजें हमारे सामने देखने वाली हैं, ताकि हम अपने आप को पहले से ही उसके लिए दोस्तों तैयार कर सकें। अगर दोस्तों यहीं पर बात करें हम लोग अगली चीज की, तो इलनेस आइडेंटिफाइड एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी हम लोग बीमारियों को फाइंड आउट कर लेंगे, जितनी जल्दी हम लोग बीमारियों को दोस्तों आइडेंटिफाई कर लेंगे, उतनी ही तेजी से और उतनी मजबूती से हम उसको दोस्तों रिटेलिएट कर पाएंगे, हम उसके विरुद्ध दोस्तों एक अपना हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी बीमारियों को जांचने वाला, जल्दी से जल्दी बीमारियों को पहचान लेने वाला एक डिसीज सर्विलांस सिस्टम तैयार करें, ताकि यहां पर दोस्तों हमें आरामदायक सिचुएशन में इलाज मिल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें कि क्या आगे होना चाहिए, तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग 2015 में आईडीएसपी का एक ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन को दोस्तों शुरू कर चुके हैं, जिसको दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दोस्तों यहां पर किया गया था, जिसमें दोस्तों बहुत सारे रिकमेंडेशन किए गए थे कि किस तरीके से हम लोग अपने डिसीज सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत करें, ताकि और जल्दी और सटीक जानकारी हमारे दोस्तों एजेंसीज को मिले, ताकि यहां पे हम लोग बहुत तेजी से काम कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें यहां पर, तो जरूरत यहां पर हमें कुछ बताई गई है, क्या क्या जरूरत है एक बार देख लेते हैं कि आगे हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो क्या है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज एलोकेटेड टू प्रिवेंटिव एंड द प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज एंड डिसीज सर्विलांस नीड टू बी इंक्रीज्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सरकार की तरफ से संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर को, उसमें दोस्तों इंक्रीमेंट की जरूरत है, ज्यादा फंड हमें मिलना चाहिए, ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए, ताकि सरकार जो हमारी एजेंसीज है उन पर खर्च कर सके और हम अच्छी रिसर्च और अच्छे लोग वहां पर तैयार कर सकें। दूसरी जरूरत जो है वो है द वर्कफोर्स इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी ट्रेन्ड इन द डिसीज सर्विलांस। यानी जो हमारा दोस्तों वर्कफोर्स है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है कि किस प्रकार से वो चीजों को परखें, किस प्रकार से वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें, ताकि वो भी आगे आने वाले खतरों से अवेयर हो जाएं और वो ये तय कर सके कि आगे आने वाली समस्याएं दोस्तों क्या हो सकती हैं। इसलिए बहुत अच्छे लेवल पर हमें ट्रेनिंग यहां पर दोस्तों देनी होगी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को। अगर थर्ड हम लोग बात करें क्या जरूरत है, तो द लेबोरेटरी कैपेसिटी फॉर कोविड-19 डेवलप्ड इन द लास्ट 18 मंथ नीड टू बी प्लान्ड एंड रीपर्पस्ड टू इंक्रीज द एबिलिटी टू कंडक्ट टेस्टिंग फॉर अदर पब्लिक हेल्थ। यानी जिस तरीके से हमने ये बात देखी कि कोविड-19 के चलते हमने अपनी लेबोरेटरीज को विकसित किया और पिछले 18 महीने में हमने बहुत तेजी से प्रगति किया अपनी लेबोरेटरीज को विकसित करने के लिए, लेकिन दोस्तों यहां जरूरत यह है कि हम इसको भी पूरी प्लानिंग के साथ करें। ये कोविड-19 हो सकता है कि लास्ट ना हो, इसके आगे भी हमें और सारी समस्याएं देखनी पड़े, तो हमें अपनी लेबोरेटरीज को तैयार करना होगा, हमें उस पर काम करना होगा, ताकि आगे आने वाली समस्याओं के लिए हम पहले से ही अपने आप को तैयार कर सकें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो यहां पर एक चीज की जरूरत और होगी, और वो है इमर्जिंग आउटब्रेक्स ऑफ द जूनोटिक डिसीजेस। यानी जितनी भी जूनोटिक डिसीजेस हैं, यानी जानवरों से इंसानों में जो फैलने वाले डिसीज हैं, उनके लिए भी दोस्तों में तैयार रहना होगा और हमें यहां पर एक रिमाइंडर की तरह काम करना होगा, ताकि इंटरकनेक्टेडनेस जो है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ की, वो दोस्तों हम लोग यहां पर देख सकें। यहां पे हमें एक वन हेल्थ अप्रोच को अपनाने की जरूरत होगी, जो कि दोस्तों क्या करेगी, प्रमोट करेगी बियॉन्ड द पॉलिसी डाइकोस एंड द मेड फंक्शन ऑन द ग्राउंड। यानी जमीन पर काम करने के लिए दोस्तों हमें तैयार करेगी। ये कुछ बातें हमें यहां पर दोस्तों ध्यान करनी होंगी। अगर दोस्तों हम जरूरत की बात करें तो पांचवी जरूरत यह है, देयर हैज टू बी अ डेडिकेटेड फोकस ऑन द स्ट्रेंथनिंग द सिविल रजिस्ट्रेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम। यानी हमें यहां पर दोस्तों एक मजबूती प्रदान करनी होगी, ताकि यहां पर जो सीआरवीएस है उसको हम लोग यहां पे मजबूती से रख सकें। यहां पर जो मेडिकल सर्टिफिकेशन है और कॉज ऑफ डेथ का, उसको दोस्तों हम लोग यहां पे तेजी से काम कर सकें, ताकि लोगों को भी जानकारी हो और बाकी चीजें भी दोस्तों अवेयरनेस में आए। इन चीजों पर हमें यहां पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
इसके अलावा दोस्तों इंश्योर करने की जरूरत है कोऑर्डिनेटेड एक्शंस की, यानी दोस्तों सहयोगी जो हमारे एक्शंस है उनको यहां पर करने की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट हुआ चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, इन सबको ज्वाइंट एक्शन प्लान डेवलप करने की जरूरत है ताकि दो लोग ये एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी को दोस्तों कर पाए और जो पब्लिक हेल्थ के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं उसको दोस्तों साथ में निभा पाए। तो ऐसा यहां पर दोस्तों हमें करने की जरूरत बिल्कुल है, जिसके द्वारा हम दोस्तों आगे की परेशानियों से बच सकते हैं। अगर दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए तो यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें रिमर्जेंस करने की जरूरत है। न्यू इन द ओल्ड डिसीजेस एंड इंक्रीज इन द कॉज ऑफ द एंडेमिक डिसीज आर पार्शियली अनअवॉइडेबल। जिस तरीके से यहां पर दोस्तों चाहे वो ओल्ड डिसीज हो चाहे वो न्यू डिसीज हो, जिस तरीके से वो बढ़ने खतरा है हम उसको अवॉइड दोस्तों नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिवेंट एवरी सिंगल आउटब्रेक बट विद अ वेल फंक्शनिंग डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम एंड विद द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द एपिडेमियोलॉजी वी कैन रिड्यूस देयर इंपैक्ट। सिंपल सी बात दोस्तों कि हम हर एक आउटब्रेक को रोक नहीं सकते, हर एक संक्रमण को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पास एक सिस्टम अच्छा होगा तो हम उसके इंपैक्ट को मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, उसको रिड्यूस दोस्तों जरूर कर सकते हैं। तो इस पर दोस्तों हमें यहां पर ध्यान देना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगर अगले न्यूज की, तो अगला हमारा जो है दोस्तों, उससे पहले मैं क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों इसी टॉपिक पर बेस्ड, जिसकी लिखने की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिवेंट एवरी सिंगल आउटब्रेक विद द स्मॉल वेल फंक्शनिंग डिसीज सर्विलांस सिस्टम, वी कैन रिड्यूस देयर इंपैक्ट। इसको दोस्तों डिस्कस करना है आपको 150 शब्दों में, और इसके आंसर्स को आप लोग दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं, जहां पर सबसे बेस्ट आंसर को हम सिलेक्ट करेंगे और उसको दोस्तों हम रिवॉर्ड देंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों दिया गया है, वहां से आप हमारे दिशा पब्लिकेशन के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों वहां पर लिखकर पोस्ट कीजिए। हम चुनेंगे सबसे बेहतरीन आंसर और आपको देंगे दोस्तों रिवॉर्ड। बढ़ते दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। जी हां दोस्तों, चेंजिंग द एग्री एक्सपोर्ट बास्केट, ये हमारा दोस्तों टॉपिक है अगला। दोस्तों जीएस पेपर 3 से इसका संबंध यहां पर बनता है। तो क्या है ये चीज और क्यों न्यूज में है, क्यों भारत के लिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग पूरी बात करेंगे दोस्तों आज के इस लेक्चर में। दोस्तों अगर भारत के एक्सपोर्ट की हम लोग बात करें तो भारत की सरकार जो है उसने दोस्तों अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात की है। यानी भारत की सरकार का टारगेट है कि सन 2022 तक कम से कम $60 बिलियन का हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दें, जो कि दोस्तों इस समय दोस्तों सबसे बड़ा टारगेट सरकार का बना हुआ है। यह सरकार का टारगेट जो है वो दोस्तों कुछ आंकड़ों पर बेस्ड है, मैं आपको बताऊंगा वो आंकड़े कौन से हैं, क्यों सरकार $60 बिलियन तक अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए दोस्तों तैयार कर रही है। अगर दोस्तों बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो हम लोग देखेंगे कि भारत का जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 11% ऐसा है जो कि दोस्तों एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड से बनता है। यानी भारत कुल मिला के जितना भी एक्सपोर्ट करता है विदेशी कंट्रीज में, उन सभी एक्सपोर्ट में केवल 11% ऐसा एक्सपोर्ट है जो दोस्तों हमारे एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड से ही आता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर सरकार ने कहा है कि हम इसको बढ़ाकर $60 बिलियन तक करेंगे। अगर दोस्तों आंकड़ों पर नजर हम लोग डालें तो यहां पर दोस्तों 20.65 बिलियन का अभी तक का हमारा जो है वो वैल्यू रहा है हमारे एक्सपोर्ट का, एग्रीकल्चर और प्रोसेस का, जो दोस्तों पिछले वर्षों में 17.8 बिलियन था और बढ़कर अब 20.65 बिलियन बन गया है। इसीलिए दोस्तों सरकार चाहती है कि इसको और भी बढ़ाकर $60 बिलियन तक पहुंचाया जाए, जिससे दोस्तों हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और दोस्तों हमें अच्छा प्रॉफिट भी यहां से देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं फूड प्रोसेसिंग की कि फूड प्रोसेसिंग होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो ये केवल प्रोसेस है अंडर विच एनी रॉ प्रोडक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, मीट एंड पोल्ट्री, फिशिंग इज ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस इन सच अ वे दैट इज ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज अंडरगो अ चेंज एंड ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इन द कमर्शियल वैल्यू। यानी फूड प्रोसेसिंग केवल वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम किसी भी रॉ मटेरियल को, चाहे वो डेयरी उद्योग संबंधित हो, चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इन सभी को दोस्तों हम एक प्रोसेस के थ्रू कॉमर्शियल वैल्यू में चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इन द फिजिकल स्टेट। यानी उनकी प्रॉपर्टीज को हम चेंज नहीं करते हैं, कभी कभी प्रॉपर्टी चेंज हो भी जाती हैं, बट उनको एक कॉमर्शियल वैल्यू में चेंज करना, यही दोस्तों फूड प्रोसेसिंग कहलाता है, जो कि दोस्तों ह्यूमन और एनिमल कंजप्शन के लिए दोस्तों बनाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ये प्रोसेस दोस्तों वैल्यू एडिशन करती है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट थ्रू मेथड्स सच एज प्रिजर्वेशन, एडिशन ऑफ फूड एडिटिव्स एंड टाइम।
यानी इस प्रोसेस में दोस्तों हम लोग कई तरह के फूड प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कई सारे फूड एडिटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कई सारी ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दोस्तों हमारी जो वैल्यू है प्रोडक्ट की वो बढ़ जाती है, कॉमर्शियल वैल्यू दोस्तों उसकी हो जाती है, और फूड जो है हमारा प्रिजर्व भी दोस्तों हो जाता है या इनहांस करता है हमारे इफेक्टिवनेस को। दोस्तों इस प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग यही काम करते हैं अपने फूड के साथ। दोस्तों यहां पर अगर भारत की बात की जाए, इंडिया परफॉर्मेंस इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट, अगर भारत की दोस्तों बात की जाए तो यहां पर दोस्तों दो फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो आपको दोस्तों सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला फैक्ट तो यह है दोस्तों कि चाइना के बाद भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। जी हां दोस्तों, पूरे विश्व में भारत सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल का, यानी चाइना के बाद सबसे ज्यादा फलों और सब्जियों की खेती दोस्तों भारत में की जाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इस पूरे प्रोडक्शन को हम लोग प्रोसेस नहीं कर पाते और केवल 2% हमारे फ्रूट्स ही प्रोसेस्ड होकर दोस्तों बाहर के मार्केट में जा पाते हैं। अगर दोस्तों हम मरीज की बात करें तो केवल 8%, मिल्क की बात करें 35% और पोल्ट्री की बात करें तो केवल 6% पोल्ट्री ही दोस्तों प्रोसेस हो पाती है, जिसका दोस्तों हमें एक बहुत ही बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। अगर दोस्तों इस प्रोसेस को हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, अगर इतने बड़े मार्केट को, इतने बड़े प्रोडक्शन को दोस्तों हम लोग प्रोसेस कर पूरे विश्व में दोस्तों फैलाएं तो भारत को बहुत बड़ा फायदा, भारतीय किसानों को बहुत बड़ा फायदा दोस्तों यहां से मिल सकता है और भारत की साख दोस्तों यहां पर जम सकती है। अगर दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें तो भारत यहां पर सरप्लस फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। जी हां, भारत बहुत अधिक फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन दोस्तों हमारी जो कोल्ड चेन फैसिलिटीज हैं उनमें दोस्तों हम लोग बहुत पीछे हैं। कोल्ड चेन जो फैसिलिटीज हैं उनमें हम लोग बहुत पीछे हैं, इसीलिए अपने इतने बड़े प्रोडक्शन को भी दोस्तों हम लोग प्रॉफिट में चेंज नहीं कर पाते। हमारे जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों वो अभी इतना बढ़िया नहीं है कि हम लोग इसको दोस्तों कर पाए, इसीलिए दोस्तों हम लोग अभी इस मार्केट में बहुत ही पीछे हैं। सरकार यही चाहती है कि इनका प्रयोग करके जो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हमारे किसान प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका दोस्तों फायदा किसानों को भी मिले, सरकार को भी मिले, देश को भी मिले और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो पूरे विश्व में दोस्तों प्रोसेस होकर बेचे जाए। ये सरकार का मंशा है, इसीलिए सरकार ने यहां पर दोस्तों $60 बिलियन की दोस्तों एक टारगेट अपना फिक्स किया है। दोस्तों सरकार की बात करें, सरकार ने इसके लिए यहां पर पीएम किसान संपदा योजना भी दोस्तों यहां पर शुरू की थी, जिसका मकसद है टू एनहांस द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन इंडिया। भारत में फूड प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए यहां पर पीएम संपदा स्कीम को भी दोस्तों चालू किया गया था, जिसके द्वारा दोस्तों भारत का जो पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर में लीडर बनने का, उसको दोस्तों यहां पर फुलफिल करने का प्रयास यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साथ ही साथ किसानों की बढ़ोतरी के लिए, किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए डबलिंग द फार्मर इनकम यानी किसानों की दोगुनी आय का भी लक्ष्य रखा है 2022 तक, और उसके लिए दोस्तों यहां पर पीएम किसान स्कीम को दोस्तों यहां पर शुरू किया सरकार ने। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम थी जो सीधे सीधे किसानों को दोस्तों कैश ट्रांसफर बेनिफिट दोस्तों प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत 6,000 रुपए दोस्तों किसानों को दिए जाते हैं प्रति वर्ष, 2,000 रुपए की किस्त के अंतर्गत दोस्तों यहां पर दिए जाते हैं। तो ये सब कार्यक्रम दोस्तों सरकार चला रही है, जिससे हम दोस्तों यहां पर अपने प्रोडक्ट को पूरे मार्केट में लेकर जा पाए। अगर दोस्तों बात करें कि चेंजिंग क्या है, यानी एक्सपोर्ट बास्केट को भारत क्यों चेंज करना चाहता है, क्यों अपने इतने बड़े प्रोडक्ट को यहां पर देखना चाहता है दोस्तों, तो यहां पर एक बात आपको देखने को मिलेगी। अगर आप आंकड़ों की तरफ जाएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भारत जिन चीजों का एक्सपोर्ट करता था, अब उन चीजों से दोस्तों नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेस फूड की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, भारत जैसे पहले की बात करें तो पहले भारत बासमती राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, लेकिन अब दोस्तों हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में तो बासमती राइस की जगह जो नॉन बासमती राइस है भारत उसमें दोस्तों एक्सपोर्ट अपना बढ़ा रहा है। बासमती राइस दोस्तों कम हो रहा है यहां पर और बाकी जो चावल है दोस्तों उसमें एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। इस तरह के आंकड़े दोस्तों यहां पर देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों 2020-21 की, तो जो हमारा एक्सपोर्ट ऑफ पोल्ट्री है, यानी पोल्ट्री का जो एक्सपोर्ट है, शीप और गोट मीट का जो एक्सपोर्ट है, कैशियो, करनास और ग्राउंड नट्स का है, वो दोस्तों बहुत डाउन हो गया है। उसकी वैल्यू और टोटल क्वांटिटी दोस्तों बहुत डाउन हुई है, इसके एक्सपोर्ट में यहां पर कमी आई है। ये लेकिन दोस्तों जो प्रोसेस्ड फूड है, जो प्रोसेस्ड फूड है दोस्तों, उसके दोस्तों जो फास्ट होने की उम्मीद है दोस्तों वो यहां पर भी दिखाई देती हुई नहीं है, क्योंकि भारत दोस्तों बहुत पीछे है। कंपैरेटिव एडवांटेज इन मेनी आइटम, बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जहां पर दोस्तों भारत के पीछे है। भारत सरकार यही चाहती है कि यहां पर प्रोसेस्ड जो फूड है उसके एक्सपोर्ट में यहां पर बढ़ावा दिया जाए और वहां पर दोस्तों एक इंफ्रा खड़ा किया जाए, ताकि यहां पर दोस्तों हम भारत को आगे लेकर जा पाए। अगर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स की बात करें दोस्तों तो मच हायर कंपेयर टू द वर्ल्ड रेफरेंस प्राइसेस, हमारे देश में तो इनका प्राइस भी अभी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी भारत थोड़ा सा यहां पर लैग करता है।
लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय सरकार ने पूरा यहां पर करा है इंकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को। भारतीय सरकार चाहती है कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो पूरी तरीके से यहां पर बढ़ जाए और यहां पर 2022 तक मैंने आपको बताया $60 बिलियन तक का ट्रांसपोर्ट यानी $60 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है और इसी डेटा के द्वारा दोस्तों यहां पर हम लोग इस प्रोसेस को फुलफिल कर पाएंगे। मैंने बताया आपको कि अभी भी अगर हम देखें तो 11% का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो केवल एग्रीकल्चर फीड से आता है। इसको और दोस्तों बढ़ाने की जरूरत है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि 2019-20 में हमारा बढ़ा है ये एक्सपोर्ट $20.65 बिलियन तक पहुंच गया है, जो पहले $17.8 बिलियन तक था। तो यहां पर दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तेजी से यहां पर दोस्तों आगे बढ़ना है ताकि हम दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चर गुड्स के अलावा जो सेकेंडरी एग्रीकल्चर गुड्स हैं, जो हाई वैल्यू पर दोस्तों बिकते हैं, उनको भी दोस्तों हम लोग यहां पे बेच पाए और वहां पे दोस्तों हम टेक्टोनिक शिफ्ट के द्वारा यहां पर हम लोग अपने भारत को खड़ा कर पाए ताकि इकोनॉमी के द्वारा जो एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड है दोस्तों उनको भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए। यहां पर दोस्तों क्या जरूरत है हमारी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की, वो भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि क्यों इसकी जरूरत है। तो उसकी जरूरत दोस्तों एक ही है, क्या? टू डाइवर्सिफाई एंड एक्सपेंड द एक्सपोर्ट बास्केट। हमारी जो निर्यात है उसको डाइवर्सिफाई करना, हम कुछ चीजों तक सीमित ना रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम केवल कुछ चीजें ही एक्सपोर्ट कर पाए। इसके लिए दोस्तों हमें यहां पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी चाहिए जो कि हमारे एक्सपोर्ट को डाइवर्स बनाए, हमारे एक्सपोर्ट को एक्सपेंड करे ताकि मैक्सिमम वैरायटी और हायर वैल्यू आइटम दोस्तों हम लोग एक्सपोर्ट कर पाए, जिससे दोस्तों यहां पर सभी का फायदा हो जाए। तो इसलिए दोस्तों यहां पर हमें एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी की बहुत जरूरत है, जिस पर सरकार दोस्तों काम कर रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो मैंडेटरी जो प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन है बाय द एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, वो भी दोस्तों बहुत लेंथी और कॉस्टली है। अगर इस समय की हम लोग बात करें जो प्री शिपमेंट एग्जामिनेशन है दोस्तों वो भारत में बहुत लंबा है। इसको भी हमें सरल और सस्ता करने की जरूरत है ताकि हम लोग यहां से दोस्तों परेशानियों को खत्म कर सकें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग स्पाइस बोर्ड सर्टिफिकेशन का कंपैरिजन करें तो यहां पर भी देखने को मिलता है दोस्तों कि जो हमारी रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं उसको भी दोस्तों स्पाइस जो है वो भी हमारे स्मॉल क्वांटिटीज में ही दोस्तों जा पाते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में वो जा पाते हैं। उसका जो हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है दोस्तों वो यहां पर देखना पड़ता है और इसी के लिए दोस्तों हमें ज्यादा चीजें अब बनाने की जरूरत है जो इन चीजों को दोस्तों आसान करें। साथ में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की जरूरत है दोस्तों एक्सपोर्ट के लिए। सबसे ज्यादा जो राज्य सरकारें हैं उनको दोस्तों यहां पर इन्वॉल्व होना होगा ताकि वो अपनी पूरी प्लानिंग के तहत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा पाए और यहां पर दोस्तों जो प्रेडिक्टेबल और द कंसिस्टेंट एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसका जो लैक है दोस्तों, उसकी जो कमी है उसको हमें यहां पर दूर करने की जरूरत है। हमें पूरी तरीके से यहां पर दोस्तों यहां पर पूरी तरीके से अपनी पॉलिसी, अपने कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल जो पॉलिसीज हैं उनको यहां पर दोस्तों बार बार लेके आने की जरूरत है। साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग दोस्तों बुला सकते हैं ताकि यहां पर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले। एक बात और भी दोस्तों, प्रोहिबिशन करना पड़ेगा, हमें रोक लगानी पड़ेगी इंपोर्ट ऑफ मीट एंड द डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट पर ताकि दोस्तों हमारी कंट्रीज से ये एक्सपोर्ट बढ़ सके। जी हां, हमने जो दोस्तों रोक लगाई है इंपोर्ट पर, मीट के इंपोर्ट पर, डेयरी प्रोडक्ट पर, उसको दोस्तों हमें यहां पर करना होगा ताकि दोस्तों यहां पर हम लोग अपने प्रोडक्ट को यहां पर बेच सकें, अपने प्रोडक्ट को दोस्तों यहां पर उभार सकें। दोस्तों एक्सपोर्ट शिपमेंट दोस्तों यूएस है, वहां पर भी दोस्तों हमें एडिशनल हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो इन सब चीजों को हमें देखना होगा। एब्सेंस ऑफ एन इक्विवेलेंसी एग्रीमेंट हो उस पर हमें यहां पर काम करना होगा। ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमें दोस्तों सोचने और विचार करने की जरूरत है। आगे की दोस्तों बात करें तो यहां पर जो हमें रास्ता दिखता है आगे का, तो दोस्तों वहां पर एक चीज हमें देखने को मिलती है, नरिशिंग फूड एंड द प्रोसेसिंग कंपनी इंश्योरिंग लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ग्लोबल फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी जितनी भी दोस्तों यहां पर फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं या फिर नरिशिंग फूड प्रोसेसिंग कंपनी है दोस्तों, उनको यहां पर इंश्योर होना होगा कि वो लो कॉस्ट प्रोडक्शन दें, साथ में ग्लोबल फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है उनको भी यहां पर मेंटेन रखें ताकि हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं उनकी दोस्तों दुनिया में डिमांड बढ़े। यहां पर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना होगा जो कि दोस्तों हमारे एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और यहां पे दोस्तों डेवलपमेंट करें हमारे प्रमोट सेक्टर का। अगर दोस्तों बात करें तो डेवलप जो कंट्रीज हैं उनसे दोस्तों हमें फिक्स्ड हायर स्टैंडर्ड पर इंपोर्ट है जो फूड आइटम्स का, उसको दोस्तों यहां पर फिक्स करना होगा। जी हां, जो डेवलप कंट्रीज से हम लोग हाई स्टैंडर्ड का फूड यहां पर खरीद रहे हैं उसको दोस्तों फिक्स करना होगा ताकि दोस्तों यहां पर जो इंडियन ब्रांड्स हैं जो रेपुटेटेड हैं उनको दोस्तों इंकरेज किया जाए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए हमें प्रोसेस यहां पर करना होगा। हमें
हमें उनको दोस्तों यहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें यहां पर इंकरेज करना पड़ेगा ताकि इंडियन ब्रांड का फूड दोस्तों पूरे विश्व में बढ़ जाए। साथ में दोस्तों फोकस करना होगा हमें कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर, टेक्नोलॉजी पर एंड ग्लोबल प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट मार्केट पर, ताकि इन सब चीजों में दोस्तों भारतीय प्रोडक्ट आगे आ पाए और भारतीय प्रोडक्ट की डिमांड दोस्तों यहां पर बढ़ पाए। इन चीजों पर हमें दोस्तों यहां पर ध्यान देना होगा। अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर कंक्लूजन की, तो यहां पर हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में जो डबलिंग द फार्मर इनकम की बात चल रही है, इन किसानों की इनकम को डबल करने की बात चल रही है, उस पर भी यहां पे काम चल रहा है। और साथ में जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं इंडिया की, वो भी दोस्तों काम चल रहा है। उन दोनों ही चीजों को प्राप्त करने के लिए हमें दोस्तों फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना ज्यादा हम लोग फूड को प्रोसेस कर कर दोस्तों सेल कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर किसानों का हो पाएगा। जैसा कि हमने आंकड़ा आपको बताया कि केवल 2% ही फूड ऐसा है जिसको हम लोग प्रोसेस करके दोस्तों से बेच पा रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों इस तरह की फैसिलिटीज को बनाना बहुत जरूरी है। इस तरह के दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटजीज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको यहां पर बनाना बहुत जरूरी है ताकि इन चीजों को दोस्तों हम लोग यहां पर कर पाए। जो हमारा इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना ये बहुत जरूरी है। साथ में दोस्तों गवर्नमेंट का जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको बूम करने का, उसको बूस्ट करने का जो प्रयास है, वो उसके एफर्ट को भी दोस्तों यहां पर लाना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसकी जरूरत दोस्तों आज हम सभी को यहां पर लगती है। तो दोस्तों ये दो टॉपिक थे जो पिछले हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट रहे थे, जिनकी बात मैंने आपसे की। ये दोनों एडिटोरियल दोस्तों आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा आपको ये डेटा मुझे बताइए दोस्तों, और जुड़े रहिए दिशा पब्लिकेशन के साथ दोस्तों। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि दोस्तों ये वीडियो सभी एस्पिरेंट तक पहुंच पाए और सभी लोग दोस्तों इसका फायदा उठा पाए। मैं आपसे लूंगा विदा आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों। अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों फिर से मैं आपके सामने आऊंगा दिशा पब्लिकेशन पर। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। आप सभी लोग खुश रहें, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, आप सभी लोग ऊर्जाओं से भरे रहें, आप सभी लोग हमेशा दोस्तों स्वस्थ रहें, आप सभी लोग आलस से दूर रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आप सभी से विदा दूंगा। और दोस्तों आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे देश के 2 महानायकों मोहनदास करमचंद गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की दोस्तों जयंती है। इन दोनों की जयंती पर इनको नमन करते हुए आप सभी को दोस्तों शुभकामनाएं। आप सभी से विदा लूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।